अब देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। गांधी जी का ये मानना था कि किसी भी मास स्ट्रगल को स्टार्ट करने से पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली लोग ट्रेंड होने चाहिए, वरना कोई भी मूवमेंट ज्यादा वक्त तक नहीं टिके। और यही वो गलती थी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस लीडर्स थे वो अब मास स्ट्रगल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और वो इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे। वो प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर घुसकर बदलाव लाना चाहते थे। वैसे ये जो प्रोविंशियल काउंसिल था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेटअप किया गया था। कांग्रेस लीडर्स का ये मानना था कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज तो कर सकते हैं लेकिन काउंसिल के अंदर रहकर भी, और वो इलेक्शन जीतकर ये दिखा सकते हैं कि इनकी ये जो काउंसिल है ना ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। इसलिए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अंदर रहकर ही एक स्वराज पार्टी को फॉर्म करते हैं और वापस से काउंसिल पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो यंग लीडर्स थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे, वो मास एजिटेशन और फुल इंडिपेंडेंस में यकीन रखते थे। मतलब इनका ये मानना था कि इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई किसी भी काउंसिल में घुसने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे डायरेक्टली लड़ाई लड़कर पूरे इंडिया को आजाद करवाने की जरूरत है। इन शॉर्ट ये ब्रिटिशर्स को पूरे इंडिया से भगाना चाहते थे। अब हम दो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल देता है। सबसे पहला था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, और 1930 आते आते जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस होते हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाते हैं। मतलब अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कोई भी प्राइस नहीं होती है, वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। इससे क्या होता है, किसानों को बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा होता है, उल्टा वो नुकसान में चले जाते हैं। अब जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वो अपनी चीजों को बेच भी नहीं पा रहे थे और उन्हें ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं हो रहा था, मतलब ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे थे। और इसी कारण से जो एग्रीकल्चर गुड्स के जो डिमांड्स थे ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं एंड एक्सपोर्ट्स भी बिल्कुल रुक जाते हैं। ये था पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर होता है साइमन कमीशन। तो देखो साइमन कमीशन क्या था। तो उस टाइम पे जो इंडियंस थे ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव चाहते थे। इसलिए उस टाइम पे जो नई ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है जिसका नाम टॉरी गवर्नमेंट था, वो एक इंसान जिसका नाम सर जॉन साइमन था उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने को। इसलिए जो सर जॉन साइमन होता है वो एक कमीशन फॉर्म करता है, बेसिकली कुछ लोगों का एक ग्रुप फॉर्म करता है जो लोग इंडिया जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस को सजेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इस कमीशन में टोटल 7 लोग थे और सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे। और ये देखकर जो इंडियंस होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं कि भाई तुम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने आ रहे हो और तुम्हारी टीम में एक भी इंडियन नहीं है, मतलब एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं है। और इसके बाद जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया आती है उनका स्वागत होता है साइमन गो बैक साइमन के नारे लगाकर। और ये जो गो बैक साइमन के नारे लग रहे थे इसके पीछे कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। मतलब जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी थी वो इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखकर उस टाइम के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसरॉय थे जिनका नाम लॉर्ड इरविन है, वो अक्टूबर 1929 में इंडिया को 2 ऑफर देते हैं। पहला था या तो डोमिनियन स्टेटस का, जिसमें इंडियंस इंडिया को रूल तो कर पाएंगे लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही रहेंगे, और दूसरा ऑफर था एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जिसमें इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें की जाएगी। वैसे इस ऑफर से कांग्रेस लीडर्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और स्पेशली जो रेडिकल्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। मतलब उन्हें नाम की इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए जिनमें वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे, उन्हें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का नामो निशान ना हो। और फिर वो 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे घोषित करते हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो सेलिब्रेशन होता है ना इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब ये जो दिन था ये ज्यादा लोगों की अटेंशन अपनी तरफ नहीं खींचता है। इसलिए महात्मा गांधी एक ऐसे रास्ता की तलाश में निकल जाते हैं जिससे वो इंडिया के ज्यादातर लोगों को इस मूवमेंट के साथ जोड़ पाएंगे ताकि इंडिया की इंडिपेंडेंस में सभी लोग पार्टिसिपेट करें। और ये चीज हम अगली टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स मेंशन किए। इनमें से कुछ डिमांड्स जनरल इंटरेस्ट के थे और कुछ डिमांड कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के लोगों के द्वारा रखे गए थे। और इन्हीं 11 डिमांड्स में से एक डिमांड ये भी था कि ब्रिटिश राज के टाइम पे जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था उसे भी हटा दिया जाए। सॉल्ट तो एक जनरल कंजम्पशन वाली चीज है जो कि हर व्यक्ति यूज करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना बहुत ही ऑप्रेसिव होता है। और गांधी जी ने जो लेटर भेजा था वो एक अल्टीमेटम था ब्रिटिश रूल को। अगर उन डिमांड्स को नहीं सुना जाता तो महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देते। और एज एक्सपेक्टेड वायसरॉय इरविन ने उस लेटर को सीरियसली नहीं लिया और महात्मा गांधी जी के साथ नेगोशिएट नहीं किया। तो महात्मा गांधी ने शुरुआत किया सिविल डिसओबीडियंस का और इसमें फर्स्ट स्टेप था सॉल्ट मार्च का। और इसी तरह से महात्मा गांधी ने शुरुआत किया दांडी मार्च का। इस मार्च का शुरुआत हुआ
साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में है, और 240 माइल्स कवर करने के बाद महात्मा गांधी और उनके सपोर्टर्स पहुंचे डांडी, जो कि एक कोस्टल एरिया है और वहां पे सॉल्ट बनाया जाता है। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जब डांडी पहुंचे तो उन्होंने सी वाटर से सॉल्ट बनाकर ब्रिटिश लॉज को वायोलेट करते हुए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत किया। और ये सब देखने के बाद देश के और भी लोग मोटिवेट हुए और उन्होंने भी सॉल्ट लॉज को ब्रेक किया और सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने प्रोटेस्ट किया। और जैसे जैसे ये मूवमेंट बड़ा होते गया, लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को भी बॉयकॉट किया और लिकर शॉप्स को भी तोड़फोड़ दिया। पीजेंट्स ने रेवेन्यू टैक्सेस और चौकीदारी टैक्सेस देने से इनकार किया। बहुत से विलेज के ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया और बहुत से जगह पर फॉरेस्ट लॉज को भी वायोलेट किया गया। एंड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। हालांकि इस मूवमेंट का शुरुआत तो काफी अच्छा हुआ था, पर ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और बहुत ही जल्द महात्मा गांधी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मूवमेंट के शुरू होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और उन्होंने कांग्रेस की लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसी कारण बहुत से जगहों पे कॉमन लोगों और ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच वायलेंस देखने को मिला। अब्दुल गफार खान नाम के एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के डिसाइपल थे। जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो बहुत से लोगों का भीड़ पेशावर नाम के एक जगह पे जमा हो गया और वो लोग बहुत ही गुस्से में थे और बहुत ही ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी बीच ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उस भीड़ के ऊपर फायरिंग कर दिया, जिसके कारण बहुत से लोगों का डेथ हो गया। और कुछ ही महीनों बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। और इसी के रिएक्शन में सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश बिल्डिंग्स जैसे कि पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स और ऐसी सारी जगह जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे और ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे, वैसे जगह पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। और इस तरह का सिचुएशन देखते हुए महात्मा गांधी ने फाइनली डिसाइड किया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देना चाहिए। और 5 मई 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक पैक्ट साइन किया गया, जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस पैक्ट के अनुसार महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री किया था और इसी कारण से महात्मा गांधी लंदन गए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया और महात्मा गांधी को डिसअपॉइंट होकर वापस आना पड़ा। और वापस आकर के उन्होंने देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस से रिप्रेशन चालू कर दिया है और गफार खान और जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाल दिया गया है। और इसी बीच कांग्रेस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और उन्हें कोई भी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं करने दिया जा रहा था। महात्मा गांधी ने दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। तो ये भी सिर्फ 1 साल चला और फाइनली 1934 में एंड हो गया। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कैसे सोसाइटी के अलग अलग क्लास के लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया उस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में। तो रिच पीजेंट्स की जो कम्युनिटी थी, वो लोग मोस्टली गुजरात के पाटीदार थे और उत्तर प्रदेश के जाट्स थे और इन्होंने बहुत ही एक्टिवली मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इनके ऊपर ट्रेड डिप्रेशन और क्रॉप्स की घटती हुई दामों का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ और गवर्नमेंट को रिवेन्यू पे करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा था। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवेन्यू को कम नहीं किया तो रिच पीजेंट्स ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। जब शुरुआत में गांधी जी ने मूवमेंट को बंद किया था 1931 में, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे और मूवमेंट के रिस्टार्ट होने पर इन्होंने ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हम बात कर लेते हैं पुअर पीजेंट्स की। पुअर टेनेंट्स के पास बहुत ही छोटे छोटे लैंड हुआ करते थे या बहुत के पास लैंड नहीं भी हुआ करते थे और बहुत से लोग लैंडलॉर्ड से लैंड को रेंट पर लेकर के उस पे खेती किया करते थे। और इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण और इनका भी इनकम बहुत कम हो गया था, जिसके कारण इनके लिए रेंट पे कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। और ये चाहते थे कि इनका रेंट माफ कर दिया जाए और ये लोग कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोगों के साथ मिल करके उनके मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इन पुअर पीजेंट्स को कांग्रेस के तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि कांग्रेस रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को ज्यादा सपोर्ट करती थी। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस क्लास की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया था और वो लोग बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल बन गए थे और वो लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, पर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के कारण वो लोग अपना बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहे थे और इसी कारण से उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। फॉरेन गुड्स जो इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहे थे, उनके कारण इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का लॉस हो रहा था, तो ये भी एक कारण था जिनके कारण वो लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। उन्होंने द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया 1920 में और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ 1927 में। उस समय के पावरफुल और प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा जो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला। जब इनिशियली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था तो उस समय उन लोगों ने फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया था और इन्होंने इंपोर्टेड गुड्स को भी सेल करने से इनकार कर दिया था। गांधी जी के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद इन लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया और ये लोग मूवमेंट के बाहर चले गए। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के बारे में।
इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस मूवमेंट में, इंडिया के कुछ रीजन्स को छोड़ के, जैसे कि नागपुर। इन्होंने गांधी जी के द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो किया और इन्होंने भी इंपोर्टेड गुड्स को बायकॉट किया और लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और 1930 और 1932 में रेलवे वर्कर्स और डॉक वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था। और 1930 में छोटा नागपुर के रीजन में जो माइनिंग वर्कर्स थे उन्होंने भी गांधी कैप्स को पहनकर अपना सपोर्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दिखाया था। अब हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स के रोल की और ये जानेंगे कि कैसे वुमेन्स ने भी इस मूवमेंट में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। महात्मा गांधी के सॉल्ट मार्च के समय बहुत सी वुमेन्स अपने घर के बाहर निकली थी महात्मा गांधी के भाषण को सुनने के लिए। इन्होंने भी प्रोटेस्ट मार्च किया, सॉल्ट लॉ को बाइकॉट करके सॉल्ट बनाया और फॉरेन क्लोथ्स और लिकर शॉप्स को भी बाइकॉट किया। और अर्बन एरियाज की वुमेन्स भी जो कि हाई क्लास फैमिली से आती थी, उन्हें भी ऐसा महसूस हो गया था कि उन्हें नेशन के फ्रीडम के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। महात्मा गांधी का ये मानना था कि वुमेन्स की भी ड्यूटी है कि वो एक अच्छी मदर और एक अच्छी वाइफ के जैसे अपना घर का देखभाल करे। कांग्रेस ने भी बहुत लंबे समय तक अपनी पार्टी में किसी वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया था, पर आगे चल के उन्हें भी रियलाइज हुआ कि वुमेन भी फ्रीडम मूवमेंट में उनकी हेल्प कर सकती है और उन्होंने वुमेन्स को भी अपने पार्टी में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, कि वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण मूवमेंट को बंद करना पड़ गया। सबसे पहला पॉइंट है कि कांग्रेस ने दलित्स और लोअर कास्ट को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो अपर क्लास हिंदूज को प्लीज करना चाहते थे, जिसके कारण दलित्स और लोअर क्लास लोगों का मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण कम लोग पार्टिसिपेट कर पाए मूवमेंट में। और चूंकि कांग्रेस उस समय पे खुद को हिंदूज के साथ ज़्यादा एसोसिएट करती थी तो उन्हें मुस्लिम्स का भी सपोर्ट नहीं मिला, तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी बहुत ही ज़्यादा कम था। मुस्लिम पार्टिसिपेशन कम होने का एक कारण और था कि मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी मुस्लिम लीडर्स को सेंट्रल असेंबली में सीट नहीं दिया गया, उसके कारण भी मुस्लिम लोग ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं शो किए। 1931 में जब मूवमेंट को बंद कर दिया गया था तो रिच पेजेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि रेवेन्यू रेट्स को कम नहीं किया गया था। और जब मूवमेंट रिस्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। और कांग्रेस के रिलेशंस इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास लोगों के साथ अच्छे नहीं थे, इस कारण इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के लोगों ने भी बहुत ही कम पार्टिसिपेशन शो किया और यही 5 कारण बने लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखो, हमने 5 पॉइंट में जाना कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी क्यों फेल हो गया, और इसका जो सबसे पहला रीजन था वो ये था कि जो कांग्रेस थी वो हाई क्लास हिंदूज को सपोर्ट कर रही थी और इसलिए कांग्रेस दलित्स को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन गांधी जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, वो खुलकर दलित्स को सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी का ये मानना था कि जो दलित्स होते हैं ना वो हरिजन होते हैं, मतलब भगवान के बच्चे होते हैं, इसलिए वो दलित्स को भी खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी का ये भी मानना था कि उन्हें किसी भी हालत में ये अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम है ना, इसे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी अगर खत्म नहीं हुई तो हमें कभी भी स्वराज नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो BR अम्बेडकर थे वो भी दलित्स को बहुत ज्यादा फेवर करते थे और उस टाइम पे दलित्स की एक डिमांड बहुत ज्यादा चल रही थी। वो डिमांड ये थी कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था और इसलिए BR अम्बेडकर जी ने दलित्स के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाया था, वो भी 1930 में। लेकिन गांधी जी को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भले ही गांधी जी दलित्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट देने वाला आइडिया उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। गांधी जी का ये मानना था कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। गांधी जी के अकॉर्डिंग किसी को भी उसके कास्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट देना बिल्कुल भी सही बात नहीं था। देखो इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे दिमाग लगाती, फूट डालो राज करो वाली नीति तुमने सुना ही होगा। यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो BR अम्बेडकर जी के इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब जो दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात थी ना उसे एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे गांधी जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो फास्ट स्टार्ट कर देते हैं, वो भी अप टू डेथ तक का, मतलब वो तब तक भूखे रहेंगे जब तक वो मर नहीं जाते या फिर उनकी डिमांड को पूरी नहीं की जाती। गांधी जी का ये मानना था कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देना हमारे इंडिया कंट्री के इंटीग्रेशन को स्लो डाउन कर देगा, मतलब हम एक होना चाहते हैं ना कि अलग होना चाहते हैं, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। देखो जो अम्बेडकर जी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस फूट डालो राज करो वाली नीति में नहीं फंसते, वो फाइनली गांधी जी की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सभी लोग गांधी जी की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। फिर इसके बाद एक पूना पैक्ट साइन होता है, इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट दिया जाता है प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और इनको इलेक्ट किया जाएगा वोटिंग के द्वारा। इनको जनरल इलेक्टोरेट वोट करके चुनते थे और ये जो पूना पैक्ट था वो सितंबर 1932 में साइन किया जाता है। ये पूना पैक्ट ही रीजन है जिसकी वजह से आज भी इंडिया में ST SCs वगैरह लोगों को आज भी रिजर्वेशन दिया जाता है। होप से तुम्हें पूना पैक्ट वाला टॉपिक, मतलब जो दलित्स वाला टॉपिक था, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
हम लोग पढ़ने वाले हमारे अगले टॉपिक को, जो कि है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। मतलब इंडिया में लोगों के अंदर उस टाइम पे अपनापन वाला जो भाव होता है ना, वो कैसे आता है, मतलब लोग कैसे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसको हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया के सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, और सभी के सभी लोग ब्रिटिशर्स से आजादी चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। बेसिकली ये जो स्ट्रगल था ना, ये लोगों के अंदर यूनिटी की फीलिंग को जिंदा करती है। दूसरा पॉइंट होता है कल्चरल प्रोसेस। टाइम पे इंडिया के लोग ये समझने लगे थे कि उनके लिए ये जो कल्चर है ना, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया के फोक लोर्स, फोक स्टोरी, फोक सॉन्ग्स, रीजनल लैंग्वेज, ये सबका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये कुछ वजह थे जिनकी वजह से जो इंडियंस होते हैं ना, उनके अंदर कल्चर की भावना जागती है और वो सब यूनाइट होते हैं। तीसरा रीजन था विजुअल्स के वजह से, मतलब फिगर्स के वजह से। जैसे उस टाइम पे जो इंडियंस थे ना, वो इंडिया को भारत माता मानने लगे थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते थे। उनकी जो फीलिंग्स थी अपने इंडिया को लेकर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। वैसे भारत माता की जो सबसे पहली इमेज है ना, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। इसके अलावा इन्होंने 1870s में एक सॉन्ग भी लिखा था जिसका नाम था वंदे मातरम, जो हम अभी भी गाया करते हैं। वैसे बाद में चलकर रविंद्रनाथ टैगोर भी भारत माता की एक इमेज बनाते हैं, एंड वो पिछले वाले से भी बेटर होती है, क्योंकि उसमें हमारी भारत माता काफी काल्म और डिवोशनल दिखाई दे रही थी। और तुम्हारा आखिरी और 5वां पॉइंट है फ्लैग। इंडिया का जो फ्लैग था ना, उसके वजह से भी इंडियंस के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स डेवलप होती है, मतलब अपनापन डेवलप होता है कि हम सभी इंडियंस एक समान है। वैसे एक और पॉइंट है, इसे भी याद कर लो। अगर तुम इन 5 पॉइंट्स में से कुछ भी भूलते हो तो ये पॉइंट लिख देना। और ये पॉइंट है हमारी हिस्ट्री। हमारी पूरी इंडिया की हिस्ट्री एक थी, और ये जो हम इंडियन सेम हिस्ट्री शेयर करते थे, इसके वजह से भी हमारे अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स डेवलप होती है, मतलब अपनापन डेवलप होता है। और ये जो हिस्ट्री है ना, ये हम आर्ट के फॉर्म में मंदिर मस्जिदों में भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ उस वक्त भी काफी सारे बुक्स में हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में गिवन था। आई होप से तुम्हें ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये खत्म होता है। आई होप से तुम्हें बहुत मजा आया हो, अच्छे से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर तुम ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड तुम लोग से मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वैसे मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।